हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर सीरीज़, ये थोड़ा सा लंबा होगा। थोड़ा सा लंबा इन द सेंस कि 2 घंटे 3 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो अभी लेक्चर प्रोवाइड आप लोगों को करने जा रहा हूँ वो लेक्चर होगा कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन का। कंप्लीट रिवीजन इन द सेंस हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा थर्मोडायनेमिक्स के हर एक चैप्टर में उसको डील करेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे उसको डील करेंगे। तो हम लोग अभी ऐसे बोलें तो मेन फोकस हमारा फार्मूला बेस पे ही रहेगा। तो हम लोग अभी रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए अभी हम लोग पूरा फार्मूला और उसका इम्पोर्टेंट छोटा मोटा कॉन्सेप्ट देखने जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स थर्मोडायनेमिक्स में, उसको हम लोग डील करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, उसी को हम लोग पहले डील करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सिस्टम इज़ ए मैटर और रीजन इन विच एनालिसिस इज डन। सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय बाउंड्री। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर कॉल यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो डिफाइंड है वो सिस्टम भी डिफाइंड है, सराउंडिंग भी डिफाइंड है और बाउंड्री भी डिफाइंड है। तीनों चीज़ डिफाइंड है एक साथ। तो क्या है समझिएगा, ये जो है हमारा एक कोई भी थर्मोडायनेमिक मैटर जो कंसीडरेशन में है, चाहे कोई बॉडी है जो कंसीडरेशन में है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग अपना सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम एक मास भी हो सकता है, एक कोई बॉडी भी हो सकता है, एक कोई पूरा घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड सिस्टम को जो सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बाउंड्री है। उसके अलावा सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके हमारा यूनिवर्स बनाता है, और यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं होता है। याद रखिएगा, फिजिक्स में हम लोग जो यूनिवर्स पढ़ते हैं, जियोलॉजी में जो हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स जो यूनिवर्स बोलते हैं वो पूरा दुनिया को बोलते हैं, पूरा दुनिया, पूरा गैलेक्सी, उस सबको। तो हमारे लिए यूनिवर्स पूरा दुनिया, पूरा गैलेक्सी नहीं होगा। सपोज दैट ये हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम के बाहर कुछ दूरी तक सिस्टम के द्वारा जो एनर्जी इंटरेक्शन होगा, एनर्जी सिस्टम के अंदर जाएगा चाहे सिस्टम के बाहर जाएगा, वो सराउंडिंग में कुछ दूर तक अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो जितना दूर तक अपना इफेक्ट दिखाएगा उसी को हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। सिर्फ सराउंडिंग हमारा वही होगा। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सराउंडिंग का भी एक बाउंड्री है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम बाउंड्री को डिफाइन करें, तो बाउंड्री जो है, बाउंड्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाउंड्री जो है इट सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। फिक्स्ड बाउंड्री मतलब रिजिड कंटेनर कंटेनिंग गैस, रिजिड बॉक्स कंटेनिंग गैस। मूवेबल बाउंड्री मतलब पिस्टन विथ सिलेंडर। तो यहाँ पे बोल रहा है बाउंड्री का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि हम लोग को पता है कि बाउंड्री ही वैसा एक चीज़ है जो सिस्टम को डिसाइड करता है। तो बाउंड्री को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सपोज दैट ये हमारा एक बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री का कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होना चाहिए कि इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई फिक्स्ड सिलेंडर है तो हम सिलेंडर का वाल को अपना बाउंड्री लेते हैं, उसको हम लोग रिजिड बाउंड्री बोलते हैं। मतलब वो बाउंड्री अभी बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करते रहता है हमेशा, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो इसके बीच में बाउंड्री चेंज होते रहेगा, तो इसको हम लोग मूवेबल बाउंड्री बोलेंगे। होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये एक रिवीजन क्लास है, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा। तो टाइप ऑफ सिस्टम, अगर टाइप ऑफ सिस्टम का बात करें तो हमारे पास मेनली थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम जो होता है, और 90% ऑफ द मैकेनिकल में जो 90% सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम होता है, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारे पास सिस्टम 3 प्रकार का होता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्लोज सिस्टम का एक ये हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ये है कि क्लोज सिस्टम के अंदर मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि पिस्टन सिलेंडर विदाउट बॉल,
अगर हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है बिना वाल्व का, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र भी होगा, मास का ट्रांसफ़र भी होगा। एग्जांपल है टरबाइन, पंप एंड कंप्रेसर, और भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास का ट्रांसफ़र होगा, ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि हॉट कॉफ़ी इन ए परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क। लेकिन थर्मस फ्लास्क परफेक्टली इंसुलेटेड होने का मतलब है कि वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। हमारे पास जो भी थर्मस फ्लास्क होगा वो हमेशा एनर्जी उसके अंदर से पक्का है, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो वहाँ पे हम लोग उसको आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, वो भले ही इनफाइनाइट टाइम लगे मास एनर्जी ट्रांसफ़र होने में, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो भले ही उसको हम लोग एज ए आइसोलेटेड सिस्टम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर परफेक्टली इंसुलेटेड कोई चीज़ है तो उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं। और परफेक्टली इंसुलेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में। तो थर्मोडायनेमिक चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील करता है, तो इसीलिए हम फर्स्ट चैप्टर को उतने ही तेज़ी से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो टोटल 3 होता है। ऐसे हम लोग के पास 4 होता है, मेन 4 होता है। जैसे क्वेश्चन में, जैसे टॉपिक में एक लिखा हुआ है छोटा सा पॉइंट कि ए बॉडी इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ़ इट इज़ थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। और यहाँ पे एक और होगा फेज इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई सिस्टम हमारे पास है जिसको हम लोग को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोलना है, तो हम लोग को उस सिस्टम को के बारे में 4 चीज़ देखना पड़ेगा। एक हमारा होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम और चौथा फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। और याद रखिएगा हर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं। जैसे अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग टेम्परेचर मेज़र करेंगे, अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग फोर्स या प्रेशर मेज़र करेंगे, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग कंसंट्रेशन मेज़र करेंगे, और अगर वो फेज इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग फेज मेज़र करेंगे, कौन से फेज में है, लिक्विड में है, गैसेस में है, और उसका मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन क्या है, अमाउंट क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया हूँ कि फेज इक्विलिब्रियम भी एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। अब जो हम सिस्टम सेलेक्ट करेंगे उसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो उसको हम लोग अभी थोड़ा सा डील करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम में क्या है, फर्स्ट पॉइंट अब अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम आर पॉइंट फंक्शन एंड आर एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा, तो सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होगा वो पॉइंट फंक्शन होता है। सिस्टम का कोई भी प्रॉपर्टी होगा वो पॉइंट फंक्शन होता है। और पॉइंट फंक्शन को हम लोग एक और तरीके से बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहने का मतलब अगर डी एक्स है तो एक्स डी एक्स को अगर हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं तो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे। और कोई भी चीज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल उस समय होता है जब ओनली वन वेरिएबल का फंक्शन होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2x है तो यहाँ पे y जो है ओनली x पे डिपेंड कर रहा है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और पॉइंट फंक्शन होने का और भी कुछ रीजन है वगैरह वगैरह, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक सीक्वेंस से चल रहे हैं क्योंकि ये नोट्स जो मैं बनाया हूँ, जो ये नोट्स बना हुआ है PDF फॉर्मेट में, वो एक सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंशियल मैनर में है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए ही है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट फंक्शन जो है हमारा इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शन, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास पे ये डिपेंडेंट नहीं करता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक इंथैल्पी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ इंथैल्पी है तो ये प्रॉपर्टीज़ है, और स्पेसिफिक इंथैल्पी है तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और सिर्फ अगर इंथैल्पी है तो वो प्रॉपर्टी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना होकर कुछ और होगा, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी होता है वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो हमारे पास जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है
वो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दीज प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन मास, मास पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, हीट कैपेसिटी और इंथैल्पी, ये सब हमारा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और एक पॉइंट और यहाँ पे, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, अगर कहीं लिखा हुआ है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, अगर कहीं लिखा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो वो जो होता है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं करता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है मास से डिवाइडेड पर यूनिट मास, तो मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको ऑल स्पेसिफिक टर्म को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट फंक्शन होता है वो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पाथ क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, तो अभी हम लोग समझ जाएंगे, समझ के जाएंगे। हम लोग पहले से समझ चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे वो यूपी पीसीएल यूपी यूवीआरएनएल का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, तो इसको पहले एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर पहले आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं तब, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट फंक्शन जो होता है, पॉइंट फंक्शन जो भी होता है वो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और भी वगैरह वगैरह होगा, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताना भूल गया कि कहीं पे स्पेसिफिक डेंसिटी लिखा हुआ है, तो ये स्पेसिफिक डेंसिटी अगर लिखा हुआ है तो याद रखिएगा ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं रो, तो रो बाई मास अगर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, सॉरी, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम डेंसिटी को मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी आ जाएगा। तो मैं वहाँ पे एक चीज़ मिस किया, कर रहा था, जो हमारे पास स्पेसिफिक डेंसिटी होगा, इसका क्या मतलब है, डेंसिटी को हम लोग मास से भाग करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बनता है वो 1 बाई वॉल्यूम बनता है, इसको हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। सॉरी, जो 1 बाई वॉल्यूम बनता है वो वॉल्यूम होता है, 1 बाई वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो 1 बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक हमारे पास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए ये भी स्पेसिफिक डेंसिटी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक डेंसिटी जो होगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि 1 बाई वॉल्यूम नथिंग बट वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला जो पॉइंट है, एक पॉइंट है कि पॉइंट फंक्शंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ हिस्ट्री एंड पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ हिस्ट्री। याद रखिएगा, वर्क एंड हीट जो है कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वर्क एंड हीट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो जस्ट पॉइंट पाथ फंक्शंस है, वो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। और वर्क एंड हीट जो है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, हम लोग वर्क एंड हीट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर हम डी क्यू लिखना चाहें तो डी एग्जैक्ट डी नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, डेल क्यू लिखना पड़ेगा, चाहे डी के ऊपर कट लगाना पड़ेगा। उसी तरीक़ा से हम लोग इसको Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा Q2 से 1, ऐसे Q1 से 2, चाहे Q2 से 1। समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, उसी तरीक़ा से वर्क में भी हम लोग वर्क को हम लोग डेल डब्ल्यू लिखते हैं, डी डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस स्टेट में चेंज को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं चेंज इन स्टेट इन इज़ नोन एज प्रोसेस। अब प्रोसेस दो तरीके का होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन follows the same path as that of the forward path without leaving any effect on the system and surrounding। बोल रहा है जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जैसे कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है,
एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को अगर इस डायरेक्शन में, इसको अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं, तो इसको अगर उल्टा डायरेक्शन में हम लोग करें, अगर इसको हम लोग इस डायरेक्शन में उल्टा करें, इस डायरेक्शन में उल्टा करें, ऐसे करें, तो इसको वापस इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाना चाहिए और सराउंडिंग में ना कोई चीज़ जाना चाहिए सिस्टम के अंदर से और ना ही सिस्टम को सराउंडिंग में से कुछ मिलना चाहिए। मतलब कि सीधा सीधा बोले तो कोई वर्क और हीट का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे को एग्जैक्ट रीगेन करना चाहिए, तभी हम लोग प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस होता है जो हमारा डेली लाइफ में प्रोसेस होता है, उसको हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन ये होगा कि द प्रोसेस विच डू नॉट रिवर्सिबल इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस और ऑल एक्चुअल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब कुछ पॉइंट रिमेंबरेबल है, याद करने वाला है। क्या है? ए सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगो ए साइकिल व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। साइकिल कब बनता है? साइकिल तब बनता है जब किसी भी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल, किसी भी साइकिल में जब दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल सेम होता है तब उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं, तो अगर हमारे पास कोई ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल आई होप आप लोग देखे होंगे, तो ऑटो साइकिल कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम इनिशियल पॉइंट माने तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सेम हो गया, तो इसको हम लोग साइकिल बोलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा साइकिल में हो जाता है, और उसके अलावा फॉर साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टीज इज जीरो। साइकिल के लिए प्रॉपर्टी का चेंज जीरो होता है, क्योंकि साइकिल में क्या करते हैं हम, जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। अगर जिस पॉइंट से चलें उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो ऐसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरीके से प्रॉपर्टी जो होता है जीरो होता है। प्रॉपर्टी का सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब का चेंज जो होता है वो जीरो होता है। ये सब जीरो नहीं होता है, सबका चेंज जीरो होता है। चेंज मतलब समझ रहे हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट, ए फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखिएगा, एक प्रकार का प्रोसेस हमारे पास और है जिसका नाम है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है ऑलमोस्ट रेस्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो क्या बोलते हैं स्लो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और क्वासी स्टैटिक अगर हो प्लस में फ्रिक्शन के बिना हो तभी उसको हम लोग रिवर्सिबल बोल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोसेस क्वासी स्टैटिक है लेकिन रिवर्सिबल के साथ है, फ्रिक्शन के साथ है, तो उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगला है गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हमारे हम अपने जो मटेरियल साइंस होता है वहाँ पे, और एक पढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने थर्मोडाइनमिक्स में। तो गिब्स फेज रूल क्या है? गिब्स फेज रूल में एक फार्मूला है P + F = C+2, जहाँ पे P जो है नंबर ऑफ फेजेज है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस 3 फेज होता है हमारे पास, और F जो है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग द स्टेट, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का यही एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई गैस है जो कि इस पॉइंट पे है और यहाँ पे एक हमारे पास कोई एक्सिस है, प्रॉपर्टी डायग्राम है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है, तो इस गैस का ये जो गैस है, इस गैस का अभी स्टेट जो ये जो स्टेट है, स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल चाहिए, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए, एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और अगर आप अभी बोलिएगा कि यहाँ पे तो वॉल्यूम ले लिया है, वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि कोई बात नहीं है, प्रेशर की जगह हम वॉल्यूम की जगह हम टेम्परेचर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा और सी जो होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है, सी नंबर ऑफ कंपोनेंट। एग्जांपल, अगर हमारे पास O2 है और N2 है तो कंपोनेंट 2 होगा। इफ़ O2 एंड N2 है तो कंपोनेंट 2 होगा। क्यों? क्योंकि O ऑक्सीजन एक कंपोनेंट है और N वो नाइट्रोजन एक कंपोनेंट है। अगर हमारे पास CO2 है तो कंपोनेंट यहाँ पे कितना होगा? कंपोनेंट हमारे पास एक होगा, क्योंकि CO2 एक ही कंपोनेंट है। CO2 समझ रहे हैं ना, एक स्पेशल टाइप का गैस है हमारे पास, तो इसलिए उसको एक कंपोनेंट बोलेंगे। अगर हम एयर बोल दें तो एयर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है, CO2, वाटर वेपर, N2 और वगैरह वगैरह, तो हम उसको सिंगल कंपोनेंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक केस में बात करें तो हम लोग 4 चाहे 3 कंपोनेंट लेके उसका हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आया
अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है। क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ इन सिस्टम वाटर वेपर एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट टुगेदर देन ओनली वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड दैट इज आइदर प्रेशर और टेम्परेचर। मतलब बोल रहा है कि अगर हमारे पास वाटर है और वेपर है, मतलब पानी है और पानी का ही वेपर है, तो अगर दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब फेज इक्विलिब्रियम है। फेज इक्विलिब्रियम का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि फेज इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था, मैं क्यों बताया था उसको। फेज इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, अगर हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा, इस कंटेनर में वाटर भरा पड़ा है, मान के चलिए इतना वाटर भरा पड़ा है, इसके ऊपर यहाँ पे गैस वाटर वेपर है। तो अगर वाटर का एक भी मॉलिक्यूल गैस नहीं बन रहा है और गैस का एक भी मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वाटर नहीं बन रहा है, उस समय हम लोग इसको बोलेंगे फेज इक्विलिब्रियम में। मतलब वाटर जो है लिक्विड फेज में ही है और जो हमारा वेपर है वो वेपर फेज में ही है, गैसियस फेज में ही है। तो यहाँ से हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। और अगर ये फेज इक्विलिब्रियम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए, चाहे प्रेशर दे दो चाहे टेम्परेचर दे दो। उस हिसाब से हम बता पाएंगे कि एक ही वेरिएबल हमको चाहिए। अगर हमको प्रेशर पता हो जाए तो हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, अगर हम लोग को टेम्परेचर पता हो जाए तो प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग नाम सुने होइएगा सेचुरेशन प्रेशर और सेचुरेशन टेम्परेचर का। अगर कोई वाटर है, स्टीम टेबल में हम लोग देखते हैं कि अगर सेचुरेशन प्रेशर एक बार है तो वाटर जो बॉयल होगा वो होगा ओनली 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग फेज इक्विलिब्रियम। और फेज इक्विलिब्रियम पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी का ज़रूरत पड़ता है। अगर कोई दो चीज़ जैसे वेपर और लिक्विड, मतलब कि अगर गैस और लिक्विड, वाटर का गैसियस और लिक्विड फेज अगर एक साथ फेज इक्विलिब्रियम में है तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। जो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट होता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिपल पॉइंट पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे तीनों फेज लिक्विड गैसेस एंड सॉलिड तीनों फेज एक साथ को एग्जिस्ट करता है और उस सभी मटेरियल के लिए फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। नेक्स्ट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट दिया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, मेंशन है। क्या पॉइंट मेंशन है कि when a body A is in thermal equilibrium with body B and also separately with a body C, then A, B and C will also in thermal equilibrium with each other। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी हॉट बॉडी ऐसा है, समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर हमारे पास एक हॉट बॉडी है ऐसा, इसका नाम बॉडी ए दे देते हैं, और हमारे पास दो बॉडी और है, एक बॉडी ये रहा, एक बॉडी ये रहा और एक बॉडी ये रहा। तो अगर ध्यान से आप देखिएगा तो इस बॉडी का नाम हम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो बॉडी बी और ए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और बॉडी ए एंड सी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। मान के चलिए इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ए का 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर जो है एक बराबर हो जाना। तो कुछ समय बाद क्या होगा, बॉडी सी का भी टेम्परेचर लेट से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एग्जैक्ट मान लेते हैं कि जो बॉडी ए है उसका टेम्परेचर घट नहीं रहा है, तो मान लेते हैं कि बॉडी ए का टेम्परेचर, सी का टेम्परेचर भी कुछ समय बाद 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और बॉडी बी का भी टेम्परेचर कुछ समय बाद 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और बी और सी ए और सी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे ये कि ए और बी और सी अपने आप एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जहाँ जो बॉडी ए है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर, और जो बॉडी बी है इस कोई आदमी होता है, और बॉडी सी जो है वो हम लोग थर्मोमीटर का जो कैलिब्रेशन करते हैं वो कैलिब्रेशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है
कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। और एक बात और याद रखिएगा कि जीरोथ लॉ का नाम जीरोथ इसलिए पड़ा है ना क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, दैट इज़ टेम्परेचर। जैसे क्या हुआ था ना कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों पहले आ गया था, उसके बाद जीरोथ लॉ आया था। लेकिन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों में एक चीज़ बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा था जिसका नाम था टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम लोग अभी तक डिफाइन नहीं किए थे, इसीलिए हम लोग को एक नया नियम बनाना पड़ा, एक नया लॉ बनाना पड़ा जिसका नाम है जीरोथ लॉ। और एक जिसका नाम है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का लॉ। और इस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के लॉ को क्या नाम देते हैं हम लोग? तो क्रोनोलॉजिकली 1 2 3 तो पहले आ गया था, लेकिन पहले क्या आना चाहिए था? पहले आना चाहिए था ये जीरोथ लॉ। पहले हम लोग को टेम्परेचर डिफाइन करना चाहिए था, इसीलिए हम लोग उसका नाम जीरोथ लॉ रख दिए, ताकि एक क्रोनोलॉजी बना रहे, जैसे 0 के बाद 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ें कि जो जीरोथ लॉ होता है वो टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस होता है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट हम लोग पता है कि थर्मोमीटर से करते हैं, जनरली थर्मोमीटर से ही करते हैं। तो थर्मोमीटर हमारे पास डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोकपल नाम सुने होइएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो होता है उसका जो प्रिंसिपल है विथ स्टोन ब्रिज है। विथ स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं, हम लोग दो रेजिस्टेंस का स्टेबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो विथ स्टोन ब्रिज का जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, वहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, फिक्स रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस में चेंज के कारण कितना करंट बहा, कितना करंट नहीं बहा, उसके हिसाब से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोकपल होता है। थर्मोकपल जो होता है सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। एक होता है पेल्टियर इफेक्ट, एक होता है सीबेक इफेक्ट, याद रखिएगा, सीबेक इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट। तो पेल्टियर इफेक्ट जो होता है वो यूज़ होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, और सीबेक इफेक्ट यूज़ होता है यहाँ पे हमारे पास थर्मोकपल में। और इसका जो मेन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ईएमएफ वोल्टेज बोलते हैं। और याद रखिएगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसके मदद से हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, सॉरी ये इसका प्रिंसिपल है आइडियल गैस इक्वेशन और प्रेशर के घटने बढ़ने से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, और ये इसका भी आइडियल गैस इक्वेशन ही प्रिंसिपल है, और इसका वॉल्यूम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसको बारे में दूँ तो पी भी बराबर इक्वल टू MRT ये होता है हमारे पास। और सपोज दैट कि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रेशर बढ़ेगा उसी तरीक़ा से टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा उसी तरीक़ा से टेम्परेचर घटेगा। तो हम लोग को प्रेशर के में घटने बढ़ने से हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होगा उसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे। और ठीक उसी तरीक़ा से कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में भी वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, और वॉल्यूम के घटने बढ़ने से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है रिमेंबर। क्या रिमेंबर करना है कि आइडियल गैस थर्मोमीटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। और एक और बात है कि थर्मोकपल जो होता है वो कॉपर कॉन्स्टेंटेंट और प्लेटिनम रोडियम कम्बिनेशन उसको यूज़ करता है। सीबेक इफेक्ट का क्या कहानी है ना, उसको मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। सीबेक इफेक्ट का क्या कहानी है, अगर हम टू डिसिमिलर मेटल, क्या बोले मैं क्या बोला, मैं बोला टू डिसिमिलर मेटल। अगर हम टू डिसिमिलर मेटल को एक जंक्शन पे जोड़ के ऐसे एक स्ट्रिप बना के एक जंक्शन पे जोड़ दे, दोनों जंक्शन पे जोड़ दें, और इसके बाद क्या करूं, हम एक जंक्शन को किसी हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड में डुबाऊं, तो क्या होगा ना कि इसके अंदर करंट अपने आप बहने लगेगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। और ठीक इसका उल्टा पेल्टियर इफेक्ट होता है कि अगर हम टू डिसिमिलर मेटल को एक साथ जोड़ के और उसको हम लोग अगर करंट प्रोवाइड करते हैं ना, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक जंक्शन हॉट हो जाता है और एक जंक्शन कोल्ड हो जाता है, तो वहाँ से हम लोग कूलिंग इफेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो वही जो दो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो कॉपर कॉन्स्टेंटेंट एंड रोडियम प्लेटिनम रोडियम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
मैं एकदम शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा फुल एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या है कि हम टेम्परेचर का जो कन्वर्जन होता है उसको कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो कन्वर्जन का फार्मूला होता है वो मैं अभी एक पूरा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे होता है। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले जो टेम्परेचर का स्केल होता है उसके बारे में, उसके बाद लिखते हैं हम अपना आइस पॉइंट, उसके बाद लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि स्टीम पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीम पॉइंट, और माइनस करते हैं आइस पॉइंट से। उसी तरीक़ा से दूसरा को लिखते हैं, माइनस करते हैं आइस पॉइंट को, डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। उसी तरीक़ा से सबके इक्वेट कर देते हैं और हमारे पास एक टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल बन जाता है, यूनिट कन्वर्जन का स्केल बन जाता है। ठीक है, तो उसी से हम लोग काट छाँट के मतलब कि इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक ये रिलेशन निकल के आता है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू टी -273 डिवाइडेड 0.15 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, टी जहाँ पे है ना वहाँ पे हम लोग के लिखेंगे केल्विन, जहाँ पे टी है वहाँ पे के केल्विन लिख लीजिएगा, और यहाँ पे नीचे में भी लिखा हुआ है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर उसको बोलते हैं जहाँ पे तीनों फेज वाटर का, सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों पॉइंट एक साथ कोएग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो इसका वैल्यू होता है फॉर वाटर 273.16 केल्विन होता है। क्लियर, और इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। क्या होता है, हमारे पास जो टेम्परेचर मेजरमेंट का मेथड है वो दो तरीके का है। सबसे पहला तरीका है जो कि 1954 से पहले यूज़ किया जाता था, और दूसरा तरीका है जो 1954 के बाद यूज़ किया जाता है। तो 1954 के पहले जो यूज़ किया जाता था वो टू रेफरेंस सिस्टम था। टू रेफरेंस सिस्टम कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग एक आइस पॉइंट सेलेक्ट करते थे और एक बॉइलिंग पॉइंट, एक स्टीम पॉइंट सेलेक्ट करते थे, और इसके बीच में हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते थे। ठीक है, तो इसके बीच में जो टेम्परेचर मेजर करते थे उसके लिए ये रिलेशन यूज़ करते थे हम लोग, और इसको इस रिलेशन कहाँ से आया है वो अगर जानना है आप लोगों को तो ऐसे हम लोग यूज़ करते थे, थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे थीटा जो है वो टेम्परेचर है, ए और बी जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट इसे हम लोग बोल सकते हैं, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट, और एक्स जो है एक्स थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एक्स जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये इक्वेशन को जब हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगा, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 100 इंटू पी माइनस पी आई डिवाइडेड बाई पी एस माइनस पी आई। तो याद रखिएगा प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टीम पॉइंट और प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइस पॉइंट वो वहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, इसके अलावा जब हम लोग 1954 के बाद यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट का कहानी, तो उसके लिए हम लोग एक वन रेफरेंस सिस्टम यूज़ करते थे। वन रेफरेंस सिस्टम यूज़ करते थे, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम लोग एक रेफरेंस मान लिए थे। हमारे पास जो 1954 के बाद जो थर्मोमीटर आया उसको हम लोग टेम्परेचर को हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम लोग यहाँ पे अपना रेफरेंस मान लिया, और उसको जो हम बनाए वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो हम इक्वेशन बनाए वो था थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स, जहाँ पे ए जो था ये हमारे पास बोल सकते हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था वो कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट जो था वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था, और एक्स जो था वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी था। ठीक है, जब ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है, टी इज इक्वल्स टू 273.16 इंटू पी बाई पी टी पी, और पी टी पी जो है वो प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। हम लोग को पता है प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है वाटर के लिए, वो होता है 0.611 किलो पास्कल। ठीक है, ये हमको पता है, और प्रेशर हम लोग को टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर वो अगर मालूम चल जाए तो हम लोग प्रेशर वो टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमारा जो अगला पार्ट है वो है एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है।